द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। इस कहानी में बताया गया है कि एक छोटी सी अफवाह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है और हमें र्यूमर से, अफवाह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक अफवाह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है आपको इस कहानी में पता लगेगा, और हमें कभी भी अफवाहों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी है नाथू नाम के एक स्वीपर की। नाथू पीपल नगर बैंक में नौकरी करता है। अब नाथू का ना मूड बड़ा ख़राब हो रहा है, बड़ा गुस्से में है, अपने आप से शिकायतें कर रहा है, बुड़बुड़ा रहा है पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए। पीपल नगर बैंक का मालिक है सेठ गोविंद राम। नाथू एक छोटी झाड़ू से सफाई कर रहा था जल्दी जल्दी, और बड़ी लापरवाही से झाड़ू लगा रहा था। लापरवाही से झाड़ू लगाने से क्या हो रहा था, जो धूल थी ना वो उड़ रही थी और उड़ के वहीं पर बैठ रही थी। मतलब उसका झाड़ू लगाना या ना लगाना बराबर था, क्योंकि वो इतना केयरलेसली, इतना लापरवाही से झाड़ू लगा रहा था गुस्से में कि वो धूल ऊपर उड़ रही थी और वहीं पर बैठ रही थी। जब नाथू कूड़े उठाने वाले पैन को मार रहा था ना डस्टबिन में, देखो ऐसा होता है पैन, तो इसको डस्टबिन में मार रहा था जोर जोर से, तभी वहां से गुजरा सीताराम। सीताराम वॉशरमैन का बेटा है। वॉशरमैन कहते हैं धोबी को। अब सीताराम क्योंकि धोबी का बेटा है तो वो धुले हुए कपड़ों को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। उसने अपने सर के ऊपर लाद रखे थे कपड़ों को। अब जब सीताराम वहां से गुजरा तो उसने देखा नाथू को कितनी लापरवाही से झाड़ू लगा रहा है, तो उसने बोला कि ऐसे धूल मत उड़ाओ यार, क्या तुम इस बात से नाराज हो कि लोग तुम्हें अभी भी मना कर रहे हैं 2 रुपए ज्यादा देने से। नाथू कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम 2 रुपए की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पे रेगुलर सैलरी नहीं मिली मेरी। आज महीने की 20 तारीख हो गई है लेकिन सैलरी नहीं मिली, 2 रुपए की बात कर रहे हो तुम तो। कौन ही सोच सकता है कि बैंक एक गरीब इंसान की सैलरी रोक सकता है। मुझे तो जैसे ही पैसा मिलेगा ना मैं छोड़ दूंगा ये नौकरी, मैं नहीं करने वाला, 1 हफ्ता भी और काम नहीं करूंगा यहाँ पे। ये कहते हुए नाथू ने पैन को कई बार डस्टबिन में पीटा। पैन को डस्टबिन में बार बार मार के वो अपनी बात के ऊपर जोर देना चाहता था और अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहा था। सीताराम कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, मैं देखूंगा अगर कोई नौकरी होगी तुम्हारे लायक तो बताऊंगा तुम्हें कोई नौकरी। इसके बाद सीताराम नंगे पैर सड़क पे चल दिया। उसके सर के ऊपर इतने सारे कपड़े थे कि उसका ज़्यादातर सर और कंधे छुपे हुए थे कपड़ों में। जब सीताराम चौथे घर में गया ना कपड़े देने के लिए, तो चौथे घर में सीताराम ने मकान मालकिन को ये कहते हुए सुना कि उसे एक स्वीपर की ज़रूरत है। सीताराम ने अपने कपड़ों की गठरी को संभालते हुए कहा, मैं एक स्वीपर को जानता हूँ, वो लड़का काम की तलाश कर रहा है और वो आपका काम अगले महीने से शुरू कर सकता है। फिलहाल तो वो लड़का बैंक में काम कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि बैंक उसको सैलरी नहीं दे रहा। इस वजह से वो बड़ा परेशान है, अपने बैंक को छोड़ना चाहता है। मकान मालकिन का नाम होता है मिसेस श्रीवास्तवा। वो बोलती हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तुम उसे बोल देना कि कल मुझसे मिल ले आके। सीताराम बड़ा खुश हो गया, उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने कस्टमर मिसेस श्रीवास्तव के भी काम में आ गया, इन्हें भी स्वीपर मिल गया, और अपने दोस्त नाथू के भी काम में आ गया, उसे भी नौकरी मिल गई। दोनों का काम हो गया, कस्टमर का भी काम हो गया और नाथू का भी काम हो गया। उसने अपना थैला कंधों पे उठाया और चला गया। दोस्तों अब मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। उन्होंने आया को समझाया कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तुम बच्चे को ना ऐसे ऐसे ख्याल रख, इंस्ट्रक्शंस दिए आया को कि ऐसे ऐसे तुम बच्चे का ख्याल रखना, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। और कुक को भी समझाया कि दोपहर का खाना टाइम से पका लेना, लेट मत करना खाना। इसके बाद मिसेस श्रीवास्तव निकल पड़ी पीपल नगर मार्केट प्लेस में। वहाँ पर वो कपड़ों की दुकानों में घूमेंगी, शॉपिंग करेंगी, और बाजार के एक छोर पे ना बड़ा सा इमली का पेड़ होता है, और यहीं इमली के पेड़ पर मिसेस श्रीवास्तव को उनकी दोस्त मिल गई जिनका नाम था मिसेस भूषण। मिसेस भूषण को धूप बड़ा परेशान कर रही थी, तो धूप से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे खड़ी थीं, और वो एक बड़े से रुमाल से अपने आप को पंखा कर रही थी। गर्मी बहुत लग रही थी उन्हें, गर्मियों की शिकायत करने लगी, और उनके मुताबिक इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है पीपल नगर में। इसके बाद उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का सैंपल दिखाया। उस कपड़े को वो ख़रीदने जा रही थी, तो 5 मिनट तक उन लोगों ने इसी बारे में बातचीत करी, कपड़े का शेड के बारे में, उसका टेक्सचर, उसका डिज़ाइन। आपको तो पता ही है कि जब औरतें मिलती हैं तो कितनी बातें करती हैं। अब कपड़े की बातें हो गई ख़त्म, अब क्या बात करें, कोई ना कोई बात तो चाहिए करने के लिए। कपड़े की बातें ख़त्म हो गई, दोनों थक गई कपड़े की बातें करते करते। तो मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, माय डियर, क्या तुम्हें पता है गोविंद राम का जो बैंक है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। आज सुबह ही मैंने एक शिकायत सुनी है स्वीपर से, उस स्वीपर को 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अरे भैया, अगर ये लोग स्वीपर को सैलरी नहीं दे सकते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंक की हालत बहुत ख़राब है, पैसे ही नहीं है बैंक के पास में। अगर स्वीपर को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बाकी एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिल रहे होंगे।
ये सुनने के बाद मिसिस भूषण ने मिसिस श्रीवास्तव को वहीं इमली के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जल्दी से गईं। उनका हस्बैंड कमल किशोर की फोटोग्राफिक शॉप पर बैठा हुआ था। वो दुकान के मालिक से बातें कर रहे थे और मिसिस भूषण ने चिल्ला के कहा, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं आपको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब हो गए थे? मिस्टर भूषण ने कहा, अरे मैं कहाँ गायब हुआ था, अगर तुम एक ही दुकान पर टिकी रहती तो मैं ढूंढ लेता तुम्हें, पर तुम तो इतना घूमती हो, एक दुकान से दूसरी दुकान घूमती रहती हो, जैसे मधुमक्खी घूमती है ना बगीचे में, वैसे तुम मार्केट में घूमती हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। एक दुकान पर रहती तो ढूंढ लेता तुम्हें। अरे अब शिकायत करना बंद करो, गर्मी ने पहले इतना परेशान करके रख रखा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पीपल नगर में आखिर हो क्या रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, यहाँ तक कि बैंक भी डूबने की कगार पर आ गए हैं। कमल किशोर के ना कान खड़े हो गए सुन के। कमल किशोर दुकान का मालिक है, वहीं पर बैठा होता है वो। तो जब उसने मिसिस भूषण की बातें सुनी तो बड़ा उसको शौक लगा कि ये क्या हुआ, और वो बोलता है, क्या क्या बोली तुम? अचानक बैठते हुए उसने पूछा, कौन से बैंक का दिवालिया निकल रहा है? अरे वो पीपल नगर का बैंक जो है, मैंने सुना है कि उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना बंद कर दिए हैं। मिस्टर किशोर, अब ये बात मत कहना कि आपका भी अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक में। नहीं, मेरा अकाउंट तो नहीं है वहाँ पे, पर हाँ मेरे पड़ोसी का है। किशोर का पड़ोसी एक नाई था, तो उसने दीवार के उस पार आवाज लगाई अपने पड़ोसी नाई को, दीपचंद, क्या तुमने नई खबर सुनी है? पीपल नगर बैंक का दिवालिया होने वाला है। अरे तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पैसा निकाल लो। दोस्तों, दीपचंद ना बाल काट रहा होता है एक बूढ़े जेंटलमैन के, और वो ये खबर सुन के इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, उसका हाथ हिल गया और उसने अपने कस्टमर के राइट ईयर को जख्मी कर दिया। कस्टमर को बड़ी तकलीफ और बेचैनी हुई, चिल्लाया वो। तकलीफ तो उसे कान कटने की वजह से हुई थी, लेकिन बेचैनी उसे इस बात की होने लगी कि पीपल नगर बैंक डूबने वाला है। सही से शेप भी नहीं बनी थी, एक साइड की शेप बनी थी बेचारे की। बिना शेप बनवाए वो दौड़ा और दौड़ के मर्चेंट की दुकान पे गया, जहां पर एक टेलीफोन था। उसने सेठ गोविंद राम का नंबर मिलाया फटाफट। सेठ गोविंद राम वही है जिनका पीपल नगर बैंक है, ठीक है। अब सेठ जी का फोन मिलाया तो पता लगा कि सेठ जी तो घर पर है ही नहीं। उसने पूछा, तो फिर वो कहाँ पे गए? जवाब मिला कि सेठ जी तो कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। दोस्तों, इस बूढ़े जेंटलमैन को उनकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। उसको यकीन नहीं हुआ कि सेठ जी कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। तो वो आदमी वापस से तेजी से नाई की दुकान पे गया और दीपचंद को बताया जाके। उन्होंने कहा कि चिड़िया तो उड़ गई। चिड़िया उड़ गई, ये कहने का मतलब है कि सेठ जी तो पैसे लेके भाग गए। सेठ गोविंद राम शहर छोड़ के चले गए। जरूर बैंक का दिवालिया निकल गया। इसके बाद वो दुकान से भागा और दौड़ के अपने ऑफिस और चेकबुक की तरफ गया। दोस्तों, पीपल नगर बैंक के डूबने की खबर पूरे बाजार में फैल गई। जंगल की आग की तरह फैल गई खबर। जनरल मर्चेंट से ये खबर दुकानों तक पहुंची और फिर उन दुकानों पे जो ग्राहक आते थे उन ग्राहकों में भी फैल गई, और फिर उन ग्राहकों ने अपने जानने वालों को बताना शुरू किया कि पीपल नगर का बैंक डूबने वाला है। ऐसे कर करके ना बहुत जगह पे फैल गई। पान की दुकान पे, टेलर की दुकान पे, ठेले वालों में, सुनार पे, और यहाँ तक कि जो सड़क के किनारे पर भिखारी बैठा रहता है उस तक बात पहुंच गई। भिखारी तक भी बात पहुंच गई। एक बूढ़ा भिखारी था, गणपत। गणपत की एक टांग टेढ़ी थी और सालों से गणपत सड़क के किनारे पर बैठा करता था और भीख मांगता था। शाम को कोई आता था बैरो लेके। बैरो देखो कुछ इस तरह का होता है। तो बैरो लेकर आता था कोई शाम को और गणपत को उस बैरो में बिठा के ले जाया करता था। गणपत को कभी किसी ने चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब गणपत को ये बात पता चली ना कि बैंक डूबने वाला है तो गणपत ने हर किसी को चौंका दिया। वो पैरों पर उछल पड़ा। पैरों पर उछला तो सबके सब देखते रह गए, सबके सब चौंक गए कि इसे तो हमने कभी अपने पैरों पे खड़ा देखा ही नहीं है। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पैरों पे उछलने लगा गणपत और दौड़ा वो बहुत तेज बैंक की ओर। जल्दी हमें पता लगा कि गणपत के अकाउंट में 1,000 रुपये सेविंग है। दोस्तों, उस जमाने में ना 1,000 रुपये सेविंग होना बहुत बड़ी बात थी। 1,000 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो गणपत के खाते में 1,000 रुपये थे। अब गलियों के कोने में लोग खड़े हो गए ग्रुप बना बना के। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई अफवाह फैलती है तो लोग ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। हर कोई बैंक के बारे में चर्चा कर रहा था खड़े होके। वैसे तो पीपल नगर में बहुत कम ही मुसीबतें आई हैं, कोई बाढ़ या अर्थक्वेक या सूखा भी नहीं पड़ा वहाँ पे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को ना आदत नहीं है परेशानी झेलने की। यहाँ पर कोई ख़ास परेशानी आई नहीं है। लेकिन जब एकदम से पीपल नगर बैंक का दिवालिया के बारे में लोगों ने सुना तो फिर वो बड़े घबरा गए।
हर कोई बैंक की बातें करने लगा, अनुमान लगाने लगा और हर कोई इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। सब परेशान हो गए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े सियाने बनते हैं, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि भैया हमें तो पहले ही पता था ऐसे ही होने वाला है। और उन लोगों ने ना बैंक से अपने पैसे पहले ही निकाल रखे होते हैं, तो अपने आप को शाबाशी दे रहे होते हैं कि भैया हमें तो पता था बैंक डूबने ही वाला है, इसलिए हमने तो अपना सारा पैसा निकाल लिया, शुक्र है। या फिर कुछ लोग इस बात का शुक्र कर रहे थे कि उन्होंने कभी कोई पैसा बैंक में डाला ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो अनुमान लगाने लगे कि बैंक डूबा क्यों। इन लोगों ने अनुमान लगाया कि बैंक जो है ना वो सेठ गोविंद राम की वजह से ही डूबा है। सेठ गोविंद राम ने अनाप शनाप पैसा खर्च करा है, उनकी वजह से डूबा है बैंक। अब भीड़ में से किसी ने कहा कि सेठ जो है ना वो तो स्टेट ही छोड़ के भाग गया। दूसरे आदमी ने कहा अरे स्टेट नहीं, वो तो शहर छोड़ के भाग गया। तीसरे ने कहा कि सेठ तो पीपल नगर में छुपा हुआ था। चौथे ने कहा कि अरे नहीं भैया वो कहीं भी नहीं भागा, उसने तो ना उस पर लटक के फांसी लगा ली। और जो स्वीपर बॉय था ना उसने आज सुबह ही देखा है सेठ को लटका हुआ। चौथे वाले ने तो हद ही कर दी, कहता है कि सेठ को पेड़ पे लटका हुआ देखा है स्वीपर बॉय ने आज सुबह। अब हुआ क्या कि सब लोग ना अपना पैसा निकलवाने लगे बैंक से। अब देखो छोटा सा तो बैंक है, इतने सारे लोग आएंगे पैसा निकालने तो पैसा खत्म ही होगा। बैंक सारा पैसा तो रखता नहीं है अपने पास में, जो मौजूदा कैश होता है ना वो ख़त्म हो गया बैंक के पास में। अब बैंक का मैनेजर बड़ा परेशान हुआ कि ये हुआ क्या एकदम से। इमरजेंसी फंड आ तो सकता है लेकिन इमरजेंसी फंड भी दूसरे बैंक से आएगा और दूसरा बैंक है 30 मील दूर, तो 30 मील दूर से पैसा मंगाने में इमरजेंसी फंड आने में टाइम लगेगा। अब भीड़ इतनी गुस्से में है, सब्र ही नहीं हो रहा उन्हें, तो मैनेजर को भी ऐसा लगने लगा कि पता नहीं ये लोग इमरजेंसी फंड आने तक का भी इंतज़ार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 30 मील दूर जाना, कैश लेकर आना, बड़ा टाइम लगेगा उसमें। और भीड़ बेकाबू हो रही थी, तो मैनेजर सोचने लगा कि पता नहीं वेट कर भी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा एक परेशानी ये भी थी कि सेठ गोविंद राम से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि सेठ गोविंद राम तो कश्मीर में अपने हाउस बोट में थे। आखिरकार काउंटर से लोगों को वापस लौटा दिया गया। लोगों को कहा गया कि आप लोग ना कल आना, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लोगों ने क्या करा, बैंक के बाहर सीढ़ियों पर ना इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे कि हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करके ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे। सेठ को बुलाओ, हमें पता है कि सेठ बैंक के लॉकर में छुपा हुआ है। दोस्तों कुछ बदमाश लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जिन्हें शैतानी करने में ना बड़ा मज़ा आता है। आग में घी डालने का काम करते हैं ये लोग। तो इन लोगों का कोई भी पैसा नहीं था बैंक में, लेकिन फिर भी ये लोग भीड़ में आके खड़े हो गए और उन बदमाशों ने जिनका कोई भी पैसा नहीं है, इन लोगों ने उनका भी मूड ख़राब कर दिया जिनका हकीकत में पैसा था, जो अपना पैसा मांग रहे थे। समझ में आ रहा है, जो खाली लोग थे, बदमाश लोग थे, वो भीड़ में शामिल हो गए और उन लोगों को और भड़का दिया जो लोग अपना पैसा मांग रहे थे। बैंक का मैनेजर दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। उसने कोशिश की लोगों को समझाने की, शांत करने की। उसने बताया कि बैंक के पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन एकदम से इतना जल्दी पैसा नहीं आ सकता। उसने लोगों से गुजारिश की कि आप सभी लोग वापस चले जाएं और अगले दिन आ जाएं पैसा लेने। लेकिन गुस्से में भरी भीड़ कहाँ ही मानने वाली थी, कहाँ ही जाने वाले थे ये लोग वापस। सबने चिल्लाया कि हमें हमारा पैसा अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और इसी दौरान एक ईंट हवा में उड़ती हुई आई और पीपल नगर बैंक की जो कांच की खिड़की थी ना उसका शीशा तोड़ दिया। अब अगली सुबह नाथू आया काम पर बैंक की सीढ़ियों को साफ करने के लिए, और सीढ़ियां हो रही थी बहुत ज्यादा गंदी। बहुत कूड़ा कबाड़ा वहां पे पड़ा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे। नाथू इतनी गंदगी देख के डर गया। उसने अपने हाथ उठाए और निराश होकर चिल्लाया, होलीगन्स, सन्स ऑफ डोंकीज, बदमाश, गधे के बच्चे, एक तो हमें तनख्वाह इतनी देर से मिलती है और अब ऐसा लग रहा है कि मेरा काम भी बढ़ गया। नाथू ने झाड़ू मारी बैंक की सीढ़ियों पे, कूड़े को बिखेर दिया। इतनी देर में ना वहां पे वॉशरमैन का बेटा आया। गुड मॉर्निंग नाथू। अपनी साइकिल से उतरते हुए उसने नाथू को ग्रीट किया। नाथू, क्या तुम नई नौकरी करने के लिए तैयार हो अगले महीने की 1 तारीख से? मुझे लगता है कि तुम्हें नौकरी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बैंक का दिवालिया निकल रहा है। नाथू ने कहा, क्या? ये कैसे हुआ? दिवालिया कैसे निकल रहा है? अरे तुमने नहीं सुना? अच्छा, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम देख लो, इंतजार करो और देखना पीपल नगर की आधी जनता यहाँ पर आ जाएगी पैसा लेने के लिए। और इतना कह के वो खुशी से झूमता हुआ निकल गया। वो खुश इसलिए था क्योंकि उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, तो वो तेजी से अपनी साइकिल से निकल गया। नाथू दोबारा से सीढ़ियों को साफ करने लगा, अपने आप से बड़बड़ाने लगा। और जब उसने अपना काम खत्म कर लिया ना, तो वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे जाके बैठा और मैनेजर का इंतजार करने लगा। आज उसने पक्का इरादा कर लिया था कि आज तो मैं पैसा वापस लेके रहूंगा। नाथू ने अपने आप से कहा कि किसने सोचा था कि बैंक का दिवालिया हो जाएगा।
और सोच में डूबा हुआ वो दूर देखने लगा। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर बैंक का दिवालिया हुआ कैसे होगा। नातू सोच रहा था कि बैंक का दिवालिया आखिर हुआ कैसे। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको आईसीएसई इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। पूरा ट्रेजर चेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो